ओके देखो, यस, ये एग्जाम्पल तक का हमने किया था, एग्जाम्पल 9.2 तक। अब उसके बाद ये सब थियरी है, तो ऊपर ऊपर से बताऊं या फिर तुम जो बोल रहे हो डायरेक्ट जाने दो? आप डायरेक्ट जाने दो ना, फिर तो आप बाद में कंटिन्यू कर लेना। तो वो तो डबल डबल हो जाएगा, फिर हमारा सिलेबस रह जाएगा। हाँ? वो टॉपिक मत पढ़ाना है, जल्दी आप पढ़ा लोगे। हाँ बोलो, तो कौन सा टॉपिक पे? कंटिन्यूटी इक्वेशन ये वाला बर्नौली से पहले आता है। ये वाला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौली बगल में। ये ये इसी पेज में बगल में वो ये वाला। गोल वो में रहा। है। ये हो रहा। हाँ, ये इसको तो कहाँ डिराइव करना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन तो एकदम छोटा सा है, मतलब वो बोल रहा है कि जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा। हाँ वही है। तो जो वॉल्यूम है, क्यू डिस्चार्ज, चलो देख लेते हैं जो भी है। हाँ, देखो चलो तो कहाँ से समझाऊं? अब हम तो फिर कंटिन्यूटी मतलब हमारा जो फ्लो है उसमें नहीं जा रहे हैं। हमने जहाँ तक किया था, हमारा आई थिंक एग्जांपल था 9.2 गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम आए थे। ओके, दिस इज यहाँ से हमारा बाकी है 9.2.3, एग्जांपल 9.2 भी हमने देख लिया था। नाउ यू आर टेलिंग कि तुम्हारी एग्जाम है, तो हम डिटेल्ड डिस्कशन ना करके ऊपर ऊपर से डिस्कस करते हैं, एज यू हैव टोल्ड। ओके, अदरवाइज पर्सनली आई डोंट प्रिफर दैट। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही समझ में नहीं आएगा डीपली, बट एग्जाम भी है तो फिर वैसे कोई और रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओके, बट फिर करना तो पड़ेगा, अदरवाइज जो डीप कंटेक्स्ट है वो हमें फिर हम लैग करेंगे। चलो बताता हूँ इसमें क्या है। तो देखो, नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन क्रॉस फॉर इफ दे डू, मतलब कोई भी दो स्ट्रीम लाइन्स है जो लाइनें हैं फ्लूइड फ्लो की, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं। एंड इफ दे डू, एन ऑन कमिंग फ्लूइड पार्टिकल कैन गो ईदर ऑन वन वे और द अदर एंड द फ्लो वुड नॉट बी स्टेडी। तो फ्लो स्टेडी नहीं होगा। तो फ्लो के टाइप भी आ गए हैं, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो। ओके, सो स्टेडी फ्लो मतलब कि पर्टिकुलरली एक ही स्ट्रीम लाइन में फ्लो करते रहे, जिसको आगे जाके हम लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो भी बोलते हैं। ओके, सो अब ये अनस्टेडी फ्लो हो गया है। हेंस इन स्टेडी फ्लो द मैप ऑफ फ्लो इज स्टेशनरी इन टाइम, मतलब टाइम के साथ जो फ्लो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब कि अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सपोज 5:30 हुआ है और 5:30 में तुम रिवर के बैंक पर बैठ के हुए फ्लो देख रहे हो, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5:30 को तुमने देखा, तो सपोज 10 मीटर पर और से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो, वाटर फ्लो हो रहा है, और तुम 5:35 पे आए तो भी उतने ही वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, 5:40 पे आए तभी भी उतने ही वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो। ओके, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, स्ट्रीमलाइन है। ओके, और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, मतलब आराम से रिवर बहती है वैसे होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि जैसे ओशन में वेव्स आते हैं वैसी मोशन होगी तो उसको हम स्ट्रीमलाइन मोशन बोलेंगे नहीं। तो वही चीज बोल रहा है। Hence, in steady flow, the map of flow is stationary in time. How do we draw closely spaced streamline like this? Okay. Then, if we intend to show the streamline of every flowing particle, we would end up with a continuous continuum of lines. मतलब क्या हम बोले कि ये एक पार्टिकल है, तो सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये यहाँ है, दूसरे ही पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा हूं, सेकंड नहीं बोल रहा हूं, सेकंड तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक सेकंड में तो सपोज वो उसने से 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया,
एक फ्लूइड के पार्टिकल ने एक ही सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो उसकी स्पीड वैसे ही कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो एक पार्टिकल एक सेकंड में तो बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। तो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ, फिर तीसरे में यहाँ, फिर चौथे में यहाँ, यहाँ, तो सारे पॉइंट ऑफ टाइम को मिलाए तो फिर वो हमें कंटिन्यूअस लाइन दिखेगी, वैसा बोल रहे हैं। देन we would end up with a continuum of line। continuum of line मतलब कि बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, मतलब कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ है और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ है, फिर वापस थोड़ा गैप, फिर वापस यहाँ, फिर वापस थोड़ा गैप, तो ये इसको हम कंटिन्यूअम नहीं बोलेंगे। कंटिन्यूअम मतलब क्या, इन बिटवीन देयर इज नो एनी अदर स्पेस। ओके, विदाउट मींस चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, व्हाटएवर, सो दैट इज कंटिन्यूअम, वर्ड है कंटिन्यूअम। कंसिडर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो प्लेन हम परपेंडिकुलर अगर कंसिडर करें एट द 3 पॉइंट्स P R Q इन फिगर 9.7, तो फिगर 9.7 है, उसमें P R Q है, P R और Q। ओके, in the figure the plane pieces are so chosen that the boundaries be determined by the same set of streamlines, मतलब कि streamline सब जगह सेम रह रही है। This means that the number of fluid particles crossing the surface as indicated at PQR is same, मतलब कि suppose P पॉइंट पर से 1000 फ्लूइड पार्टिकल्स जा रहे हैं, एक पाइपलाइन है, ऐसा समझ लो ना, एक पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन के अंदर ये यहां से पाइपलाइन शुरू हो रही है और वहां पाइपलाइन खत्म हो रही है, तो यहां से 100 पार्टिकल्स फ्लूइड पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, तो बीच में कितने होंगे, 100 ही होंगे। एंड में जो बाहर निकलेंगे वो कितने होंगे, 100 ही होंगे। क्यों, क्योंकि बीच में पाइप लीक तो कर नहीं रहा है कि बीच में से 10 पार्टिकल्स बाहर निकल गए, या फिर बीच में कोई दूसरा पाइप भी इनपुट नहीं है कि फिर कहीं 100 की जगह 200 हो गए, एडिशन हो गया, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। एक सिंगल पाइपलाइन है, बीच में ना एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सो जैसे कि हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई मास वो है, वो कांस्टेंट रहेगा, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, जितनी एंटर हुई है उतनी बाहर निकलेगी, और अगर उतनी बाहर नहीं निकल रही है तो कहीं पे लॉस हो गई होगी, लेकिन टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी इतने किलोजूल है और बाहर निकलने वाली काइनेटिक एनर्जी अगर कम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी, व्हाटएवर, बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा बोल रहे हैं। तो PQR पे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। दिस मींस, ये तो बोल दिया हमने, इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एट दिस पॉइंट AP, AR एंड AQ and speed of the fluid particles are VP, VR and VQ, then mass of the fluid crossing the AP in a small interval of time delta t is equals to, मतलब कि कितना मास वहां से क्रॉस होगा एक जगह से, जैसे कि P पर से कितना मास ऑफ फ्लूइड जाएगा। ओके, तो मास ऑफ फ्लूइड हम जनरली कैसे बोलते हैं, तो तुम यहीं से थियरी, वो जो PQR वाला सेंटेंस है ना, वहीं से थियरी स्टार्ट कर सकते हो। सो मास को हम क्या बोलेंगे, मास इज इक्वल्स टू से रो इनटू v बोल सकते हैं। ओके, विच रो इज व्हाट, डेंसिटी। यस, सो रो इनटू वो v बोल सकते हैं। अब v क्या है, सो v हम बोल सकते हैं वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम ऐसा भी बोल सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ। ओके, सो मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया, तो ये है रो, और इसको हम बोल सकते हैं एरिया इनटू लेंथ भी बोल सकते हैं, से L। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, रो ए, अब ये है Vp इंटू डेल्टा टी। ओके, अब ये V कौन सा है, वॉल्यूम नहीं है, V इज द वेलोसिटी, तो ये कहां से आया, देखो रो और ये तो आ गया, और Vp डेल्टा टी वो कहां से आया, सपोज वेलोसिटी है हमारी Vp एट पॉइंट, ये हमारी पाइपलाइन है, ये हमारा पॉइंट है, दैट इज P, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, Vp, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, से डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो से पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है इतने टाइम सेकंड में, तो अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा Vp इंटू टी। तो इतनी डिस्टेंस, मतलब कि सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, Vp इंटू टी। ओके, मतलब डिस्टेंस कब मिलेगा हमें, जैसे कि एक पॉइंट, अभी के पॉइंट पे मेरा पॉइंट यहाँ है, अभी के टाइम पीरियड पे, टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा फ्लूइड पार्टिकल्स ये पॉइंट पर है, और अब मैंने बोला कि एक सेकंड के बाद मेरा फ्लूइड पार्टिकल्स यहाँ आ गया, 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी सपोज रिमेन कांस्टेंट,
वेलोसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। मतलब वहां पर 5 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पर भी 5 मीटर मतलब 1 मीटर पर सेकंड, ऐसा समझो, क्योंकि मैंने बोला ना 1 मीटर, एक सेकंड में 1 मीटर जा रहा है, तो वहां पर 1 मीटर पर सेकंड थी तो यहाँ पर भी 1 मीटर पर सेकंड ही होगी। ओके, अब उसको मुझे डिफाइन करना हो कि ये जो डिस्टेंस है, सपोज डिस्टेंस मुझे नहीं गिवन है, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी इनटू टाइम दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस। तो मैं बोलूंगा कि ये कितना था वीपी, तो मैंने बोला कि 1 मीटर पर सेकंड, और टाइम पीरियड कितना था, तो मैंने बोला कि 1 सेकंड लिया था मैंने, तो 1 सेकंड कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1 मीटर डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये जो L है हमारा दैट इज द डिस्टेंस, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, लेंथ, मतलब एरिया तो यहाँ पर है और लेंथ कितनी है, तो लेंथ इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम अगेन ये लिख सकते हैं Vp इंटू टी। अब टी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सपोज T1 एंड T2, तो तुमने एक सेकेंड मतलब से फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड, ओके, मतलब 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो डेल्टा टी क्या हो गया, सपोज T1 मेरा है 1 सेकेंड, T2 है 2 सेकेंड, तो डेल्टा टी क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया। सो यहां से हम L को लिख सकते हैं V इंटू डेल्टा टी। समझ में आया? ये वहां उन्होंने कैसे डायरेक्टली लिखा है वो नहीं बताया उन्होंने, समझ में आया? ओके, सो दैट इज V इंटू डेल्टा टी। तो बोल रहे हैं कि मास कितना हो जाएगा, ρp ap vp इंटू डेल्टा टी। सिमिलरली mr पे कितना हो जाएगा, तो वही ρr ar vr एंड डेल्टा टी। वैसे ही Q पर भी सेम, क्रॉसिंग एट AQ, the mass of liquid flowing out equals the mass of flow flowing in, holds in all cases, मतलब के सारे केसेस में वो बात सही ही होगी, और यही है the continuity equation। okay, therefore ρ1 a1 v1, तुम APB ना लिखो और पॉइंट लिख लो कि ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तुम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो क्या, ρ1 a1 v1 is equals to ρ2 a2 v2 is equals to ρ3 a3 v3। ये कहां से आया, डेल्टा टी सेम था तो सब जगह से मैंने क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, कि सपोज यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, यहाँ भी 1 सेकंड, तो तीनों जगह से कैंसिल कर दिया। अदरवाइज फॉर्मूला तो हमारा डेल्टा टी के फॉर्म में था, ओके, और फिर डेल्टा टी सब जगह सेम है तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब उन्होंने पी क्यू आर बोला है तो हम रो पी ए पी वी पी, रो आर ए आर वी आर, रो क्यू ए क्यू वी क्यू, वैसे बोलेंगे। डन, ओके, तो वही चीज आ गई। फॉर द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, इनकम्प्रेसिबल मतलब कि जिसको हम कंप्रेस ना कर सके, जैसे कि कंप्रेस नहीं कर सकते, तो वैसे कौन सा फ्लूइड है, नहीं, एयर को तो कर सकते हैं। क्या सोच रहे हो, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड और गैस दोनों मिला के हम फ्लूइड बोलते हैं ना, फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड एंड गैसेस बोथ। तो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल, एंड सॉलिड्स आर आल्सो इनकम्प्रेसिबल, गैसेस को हम कंप्रेसिबल लेते हैं। अंडरस्टूड? सो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। सो लिक्विड अगर तुम पाइपलाइन में से पानी फ्लो करवा रहे हो, गैस फ्लो नहीं करवा रहे हो, पानी, ऑयल, व्हाटएवर लिक्विड फेस फ्लो करवा रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा, वो बोल रहे हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स डेंसिटी विल बी सेम। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कब चेंज होगी, डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी कब चेंज होगी, जब व्हेनेवर इट इज कंप्रेसिबल। क्यों? क्योंकि जब कंप्रेसिबल होगा तो डेल्टा वी चेंज हो जाएगा, वी चेंज हो जाएगा। कंप्रेसिबल मतलब क्या, कि एक बलून है, ओके, अब बलून है और बलून में जैसे हमारी बाइक है, तो बाइक में एयर है, ओके, और पेट्रोल हम डालेंगे, तो होगा क्या कि हमारा जो एयर है वो कंप्रेस्ड होगा। एयर कंप्रेस्ड होगा तो एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ेगा, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले पिस्टन इतना था, अब पिस्टन आगे आ रहा है तो जगह कम हुई, तो ये क्या होगा, कंप्रेस। तो वी क्या वी चेंज हो गया, डेल्टा वी चेंज हो गया है। तो रो इज इक्वल्स टू व्हाट, रो इज इक्वल्स टू एम बाई वी। अगर वी चेंज हो रहा है तो रो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वी चेंज नहीं हो रहा है तो रो भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मास तो चेंज हो ही नहीं रहा है, मास तो वैसे भी वैसे का वैसे ही रह रहा है।
चेंज क्या हो सकता है? वॉल्यूम, वो भी किसका? गैस का, लिक्विड का नहीं। लिक्विड का तो वॉल्यूम कहां से चेंज होगा? तुमने वहां से 1 लीटर डाला तो यहाँ से 1 लीटर ही निकलेगा, पर बीच में से कोई ने किसी ने लिया नहीं है ना ऐड किया है। ओके, तो उसका भी वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। तो देयरफॉर तीनों तीन रो सेम हो जाएगी, तो हम यहाँ से रो भी कट कर सकते हैं, सेम हो गई है इसलिए। तो फिर इक्वेशन रिड्यूस्ड होके क्या बन गया? एरिया इनटू वेलोसिटी, a1 v1 is equals to a2 v2 is equals to a3 v3। ओके, मतलब यही इक्वेशन को सपोज तुम कॉलेज में जा रहे हो और इंजीनियरिंग कर रहे हो तो वैसे फॉर्म में ये सब कुछ आएगा वापस। ओके, अगर सपोज तुम मैकेनिकल और से केमिकल इंजीनियरिंग में जा रहे हो, ओके, तो ये सब कुछ वापस आएगा। तो वहां पर तुम सिर्फ ये PQR की जगह 1 2 3 बोल दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा a1 v1 a2 v2 is equals to a3 v3, like that, which is called the equation of continuity, and it is a statement of conservation of mass in flow of incompressible fluids। तो यही है continuity equation और यही एक स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से की थियरी? कंजर्वेशन ऑफ मास से। कैसे? हमने बोला कि जितना मास इनपुट P पर रहेगा उतना ही मास Q पर रहेगा, उतना ही मास R पर रहेगा। ओके, तो सब जगह मास सेम रहेगा, तो मास को हमने लिखा क्या? मास को हमने लिखा रो बाई वी, सॉरी रो इंटू वी। ओके, सब जगह रो इंटू वी लिखा। ये वी क्या है? वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को क्या लिखा हमने? एरिया इंटू लेंथ। ओके, अब लेंथ को क्या लिखा हमने? वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। सारे लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए, जो कट हो रहा है कट कर दिए, डेल्टा टी ही कट हो रहा था। देन एक और चीज कट हो रही है, दैट इज व्हाट? दैट इज रो। क्यों? क्योंकि वो अगर इनकम्प्रेसिबल है। अगर तो कोई बोले कि भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर गैसेस, तो क्या बोलोगे तुम? टेल मी द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द गैसेस, तो क्या होगा इक्वेशन? वो तो कंप्रेस होते हैं। हाँ, तो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन उसका ये रो नहीं कटेगा ना? रो कटेगा नहीं, दैट्स इट। ओके, तो वही इक्वेशन होगा। तो उसके लिए होगा सपोज रो1 v1 रो1 a1 v1 इज इक्वल्स टू रो2 a2 v2, और कंप्रेसिबल के इनकम्प्रेसिबल के लिए होगा रो कट गया तो फिर a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। एज सिंपल एज दैट। रो आएगा और रो नहीं आएगा, उतना ही डिफरेंस है। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज कंप्रेसिबिलिटी के लिए। नाउ एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोलो, चलो आगे और कौन सा बता सर दो। सर हम्म, इसमें मैंने ना तो a1 into v1 is equals to a2 into v2 बस इतना ही थी यार। 3 तक नहीं गए मतलब? हाँ, तो मतलब तुम 2 पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि पाइपलाइन है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दैट इज पॉइंट नंबर 2, लाइक दैट। बीच का पॉइंट ना दिखाओ तो भी चलेगा। हाँ चलेगा, नो इश्यू। सो दैट इज द थिंग। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, स्ट्रीमलाइन। मैं थोड़ा ऊपर से तो वापस डिस्कस तो करना ही है हमें। ओके, देखो स्टेडी फ्लो। ओके, द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी इफ एट एनी गिवन पॉइंट the velocity of each passing fluid particle remain constant in time। मतलब कि ऐसा समझो कि तुम कोई भी टाइम पे जाओ और वो टाइम पे वेलोसिटी वहां पर सेम ही रहती है, सेम ही। मतलब कि तुम अभी आए और जैसे मैंने अभी तुम्हें रिवर का एग्जांपल दिया, रिवर बैंक पे तुम बैठे हुए हो, 530 पे तुमने देखा तो वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। 535 पे आए तब भी देखा तो वेलोसिटी तुमने मेजर की वाटर की विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वापस कितनी आई? 5 मीटर पर सेकेंड। 6 o'clock को आ गए, फिर से हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इट इज अ स्टेडी फ्लो। समझ में आया? ओके, और हर बार चेंज हो रही है। अभी 5 आई, बाद में 6 आई, फिर 4 आई, दैट मीन्स अनस्टेडी फ्लो। समझ में आया? थोड़ा स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या? द पाथ टेकन बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स अंडर अ स्टेडी फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन। मतलब कि स्टेडी फ्लो है, जब स्टेडी फ्लो है तब एक फ्लूइड पार्टिकल है वो जो पाथ फॉलो करता है उसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। जनरली सीधा ही पाथ फ्लो फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेडी फ्लो है। स्टेडी फ्लो है मतलब क्या? वेलोसिटी एक जैसी ही रहेगी। एक जैसी रहेगी मतलब ज्यादा हिलचाल है नहीं, मतलब ऐसे एक लाइन में परेड करते हैं ना, वैसे सीधे 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 फ्लूइड पार्टिकल चलते रहेंगे, तो उनका पाथ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, और स्ट्रेट लाइन, और उसको ही हम बोलेंगे क्या? स्ट्रीम लाइन। एक स्ट्रीम में चलेंगे। अगर अनस्टेडी है मतलब क्या? कि अभी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा है, कम हो गई, तो वहां पे अनस्टेडीनेस हो जाएगी। अनस्टेडीनेस हो गई तो वो जो स्ट्रीम लाइन है वो ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सपोज फ्लूइड, ये मेरी मुट्ठी
फिस्ट है, वो फ्लूइड पार्टिकल है, तो ये गया और बहुत कम हो गई वेलोसिटी तो ऐसे नीचे बैठ जाएगा। ओके, एकदम कम हो गई, फिर बहुत ज्यादा हो गई तो ऐसे वेव के जैसे ऐसे 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 करके आगे जा रहा है। ओके, और कहीं पे टकरा रहा है, आसपास भी टकरा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो यहाँ से आया तो ऐसे चला गया, वहां से आया तो ऐसे धक्का लग के वैसे चला गया। तो उस टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट तो आएगी नहीं, कभी ज्यादा आएगी कभी कम आएगी। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो भी नहीं होगा। तो मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो कब होगा? जब स्टेडी फ्लो है, अदरवाइज नहीं। डन। देन कंटिन्यूटी हमने देखा, टर्बुलेंट फ्लो। ओके, सो स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड। मतलब स्टेडी फ्लो कब होता है? जब स्पीड, फ्लो की स्पीड क्या हो? कम हो, लो हो। ओके, लेस हो, बियॉन्ड अ लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड, दिस फ्लो लूजेस स्टेडीनेस एंड बिकम टर्बुलेंट। तो अगर एक क्रिटिकल वैल्यू है, वो वैल्यू जैसे कि ऐसा बोलो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्टेडी फ्लो है, फिर हम बोलेंगे 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ रही है, वो भी स्टेडी फ्लो है। लेकिन फिर तुमने देखा, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताई कि ओशन में वाटर फ्लो है, ओशन में। ओके, सो ओशन का वाटर फ्लो है, दैट इज नॉट अ स्टेडी फ्लो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट फ्लो। ओके, और स्टेडी फ्लो को क्या बोलेंगे? लैमिनार फ्लो। ये सब पता है? बताएं। ओके, स्टेडी फ्लो है उसको हम क्या बोलेंगे? लैमिनार। और अनस्टेडी फ्लो है उसको हम क्या बोलेंगे? टर्बुलेंट। ओके, उसमें वापस रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से भी ये है, रेनॉल्ड नंबर तो अभी आया नहीं, आगे आएगा। ओके, सो रो वी डी बाई म्यू रेनॉल्ड नंबर होता है। ओके, रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया है ये रो वी डी बाई म्यू, लेकिन अभी तो म्यू भी पढ़ना बाकी है। तो दैट इज देयर, इसके बेस पे भी मतलब कि से 1000 तक रेनॉल्ड नंबर हो तो उसको हम से स्टेडी बोलेंगे, 1000 से ज्यादा ये वो सब है, तो वो आगे है। लेकिन सर, हाँ, PV is equal to NRT और DV is equal to mu RT होता है। अंतर तो है ही, अंतर तो है ही। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से हमारा आ रहा है, एंड म्यू अलग क्वांटिटी है, एन नंबर ऑफ मोल्स दिखाते हैं। ओके, और म्यू अगेन तुम पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आरटी करोगे, सो म्यू इज अदर कांस्टेंट देन द एन। अंतर तो है, म्यू इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स है, तो दोनों में अंतर है। हाँ, सो ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। फिर से बर्नौलीज इक्वेशन आता है, हाँ करना है। अच्छा चलो, तो देखो यहाँ पर फ्लूइड फ्लो इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन बट वी कैन ऑब्टेन सम यूजफुल प्रॉपर्टीज। मैं पढ़ ही लेता हूँ, कहाँ से पढ़ना है? स्टेडी स्टेट। ओके, अब देखो यहाँ पे हम वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला ले रहे हैं। अभी तक हमने क्या लिया था कि ऐसे सीधे पाइपलाइन है, उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हमने बोला कि कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड है। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब कि यहाँ पर बड़ा है, फिर ऐसा करके यहाँ पर छोटा पाइपलाइन हो गया। ओके, फिर वापस बड़ा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, लाइक दिस। ओके, यहाँ पे बड़ा पाइपलाइन है, फिर छोटा पाइपलाइन है, फिर वापस बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है, लाइक दैट। वेरिंग क्रॉस सेक्शन, वेरी मतलब क्या? चेंज होना। सो क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। Let the pipe be varying heights as shown in figure 9.9. ओके, देखो यहाँ पर ये एरिया छोटा है और धीरे धीरे जो आ रहा है तो यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है, मतलब कि ये ऐसे करके फैल रहा है, जैसे कि वो वाटर पार्क में नहीं होते पाइपलाइन कि कहीं पे छोटी है कहीं पे बड़ी है। ओके, लाइक दैट। सो वैसे ही फ्लो हो रहा है। देन we now suppose that an incompressible fluid is flowing through the pipe in a steady flow. तो अब हम suppose that मतलब क्या? ये assumption पे चलने वाला है, assumption पे। तो ये हमने assumption कर लिया। क्या assumption कर लिया? हम steady flow ले रहे हैं। कौन सा flow ले रहे हैं? Steady flow ले रहे हैं। ओके, तो steady flow लिया, और incompressible fluid मतलब suppose हमने water ले लिया, मान लो। Its velocity must change as a consequence of equation of continuity. तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी, क्यों? एज अ कंसिक्वेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या कहना चाह रही है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन है हमारा a1 v1 इज इक्वल्स टू से a2 v2। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोज एरिया 1 बाई से एरिया 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा v2 बाई v, ऐसा हो जाएगा। ओके, ये हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर एरिया सेम रह रहा है,
ओके, तो अगर ये एरिया सेम रहे, मतलब कि एरिया ऐसा समझो कि ये 2 था तो यहाँ पे था 5, तो टोटल आ गया आंसर 10। तो एरिया तो सेम ही रह रहा है, तो ये 2 होगा और ये 5 होगा और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 10। लेकिन ये केस यहाँ पर है नहीं, हमें क्या बोल रहे हैं, वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 था तो अब हो गया है सपोज ये 4, ओके, और से ये 4 नहीं हुआ, ये 2 का 2 ही रहा, ओके, और ये एरिया क्या हो गया 4 हो गया, मतलब एरिया बढ़ गया। जैसे अभी हमने फिगर में देखा ना, यहाँ पे छोटा एरिया फिर बड़ा एरिया, जैसे कि ये मेरा पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है, ओके, तो यहाँ पे ये तो उल्टा है, ओके, सो ये मेरा पॉइंट 1 है और ये मेरा पॉइंट 2 है, तो यहाँ पे देखो एरिया इतना ही है और यहाँ पे एरिया बढ़ गया है। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो एरिया बढ़ गया तो एरिया देखो 2 बढ़ गया, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो तो सेम रहना चाहिए, ओके। तो अब क्या लग रहा है तुम्हें, V1 ग्रेटर देन V2 होगा या V2 ग्रेटर देन V1 होगा? कौन सा इक्वेशन ये सही होगा? V1 ग्रेटर देन V2 होगा, वहां पे क्या लग रहा है, क्या लग जाएगा? प्रेशर की तो हमें पता ही नहीं है कि कैसा क्या है, हम तो कंटिन्यूटी के हिसाब से बताओ। वेलोसिटी क्या, कहाँ ज्यादा होगी वेलोसिटी? हाँ, वेलोसिटी, ये V वेलोसिटी तो है, सो वेलोसिटी जो है, ओके, वो कहाँ ज्यादा होगी, V1 में ज्यादा होगी या V2 में ज्यादा होगी? सोचो और बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन है ये तो। कभी गार्डनिंग में पानी छाटा है? स्पीड बढ़ जाती है, सिंपल एज दैट, ओके। सो और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि सपोज ऐसा समझो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं ऐसा बोलूं कि 2 और ये 5 ले लूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 10। अब मुझे यहाँ पर भी 10 ही लाना है, ओके, तो ये 10 तो कहाँ से आएगा, 6 ले लेता हूँ, ओके, तो ये कितना हो गया 12। तो यहाँ पर भी मुझे क्या ही लाना है, 12 ही लाना है, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा से 3। तो देखो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई ना, ये V2 है और ये V1 है, तो V1 ज्यादा है, ओके, तो वेलोसिटी ज्यादा है कब, जब एरिया कम है, लेकिन एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रहा है, ओके, तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर। Now a force is required to produce this acceleration which is caused by the fluid surrounding it. The pressure must be different in different regions. तो होगा क्या कि यहाँ पे फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि अब और फोर्स भी सेम नहीं लगेगा, ओके, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर भी लगेगा और प्रेशर डिफरेंट, फोर्स डिफरेंट लगेगा तो प्रेशर भी डिफरेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। एरिया पहले कांस्टेंट रहता था, अब कांस्टेंट रहता नहीं है, तो पहले प्रेशर कांस्टेंट रहता था लेकिन अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो एरिया चेंज होता रहता है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा, इसलिए बोला है डिफरेंट, ओके। बर्नौलीज इक्वेशन इज अ जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस between the 2 points in a pipe to both velocity changes and the elevation changes, मतलब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोल रहे हैं, बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या बताता है, बर्नौलीज इक्वेशन हमें बताता है कि एक पाइपलाइन है, वेरिंग क्रॉस सेक्शन, मतलब 2 पॉइंट है उसके, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। स्टार्टिंग पॉइंट छोटा है एरिया, एंडिंग पॉइंट बड़ा है, या इससे उल्टा भी हो सकता है, उल्टा पाइप भी हो सकता है कि स्टार्टिंग वाला बड़ा है पाइप है और फिर धीरे धीरे करके छोटा पाइप हो रहा है, जस्ट लाइक अ कोन शेप्ड, ओके। ये देखो ये मार्कर, यहाँ पे कैसा है, एरिया कम है, फिर धीरे 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 ये देखो बढ़ गया तो बड़ा है, तो ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप है, ऐसा समझ। अंडरस्टूड। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर का मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज होगा, और वो पूरी की पूरी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो अभी हम देखेंगे इक्वेशन से। सो दिस स्विस फिजिसिस्ट Daniel Bernoulli developed this relation in 1738.
Consider the flow at two regions, say 1 and 2. Consider the fluid initially lying between B and D in an infinitesimal time interval delta t. This fluid would have moved. मतलब थोड़े से delta t टाइम में fluid particles ने move किया है. Okay. Suppose V1 is the speed at B and V2 is at D. Then fluid initially at B has moved the distance this much to C, enough to assume the constant cross sections along BC. मतलब BC में BC B to C वाला जो एरिया है, B to D वाला है, वहां पे चेंज हो रहा है ना. देखो B C D ऐसे, तो ये जो एरिया है वो कांस्टेंट लिया गया है B to C वाला, लेकिन फिर C to D वाला क्या किया गया है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. ओके, क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि B पॉइंट का एरिया और D पॉइंट का एरिया जो है वो क्या है, डिफरेंट है. अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेम हो जाएगा ना फिर. ओके, तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. In the same interval delta t, fluid initially at D moves to the E. मतलब कि पहला पॉइंट, मेरा एक फ्लूइड पार्टिकल जो B पे था, थोड़े टाइम के बाद, सपोज 5 सेकंड के बाद वो C पर आ गया, और वही टाइम पीरियड मतलब 5 सेकंड पहले कोई एक पॉइंट था, फ्लूइड पार्टिकल D पे था, तो वो आगे चला के E पर चला जाएगा. समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ वाला पॉइंट आगे जाएगा तो यहाँ जो था वो भी तो आगे जाएगा, वो वही थोड़ी वहीं बैठे रहेगा. रिवर फ्लो हो रही है ऐसे. ओके, तो ये वाला पॉइंट फ्लो होते होते यहाँ आ गया, तो यहाँ जो था वो भी फ्लो होते होते आगे जाएगा ना भाई, वो वहीं थोड़ी रहेगा, वो भी तो फ्लो हो रहा है. तो वही चीज बोल रहे हैं. In the same interval, yes. A distance equal to the V2 delta t. Pressure P1 and P2 acts as shown in the plane faces of area 1 area 2 binding the two regions. Okay. So ये पूरा pressure P1, A1, B to C and D to E. तो देखो क्या बोल रहे हैं कि B to C में एरिया क्या है, कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट एरिया है, सेम एरिया. अब एरिया अलग हो रहा है और फिर वापस जो पॉइंट D पर था वो पॉइंट कहाँ चला गया, E पर. ये एरिया भी कौन सा है, कांस्टेंट एरिया है. तो एरिया बढ़ता कहाँ है, ये बीच में. C to D में एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. ओके, सो आगे देखते हैं. सो द वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट लेफ्ट एंड BC is W1 is equals to P1 A1 V1 डेल्टा T. ओके, क्या बोल रहे हैं, वर्क डन. वर्क डन क्या होता है भाई, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो पता है वो लिख लो, फिर बाकी देखेंगे कि कैसे आएगा ये. ओके, तो हमें ये पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या था, फोर्स डिवाइड बाय एरिया. तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया. ऐसा हो जाएगा. तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस और से डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दैट डिस्प्लेसमेंट, अब वो क्या बोल रहे हैं, P1 इंटू A1. वो तो आ गया, P कहाँ गया, ये रहा P1 इंटू A1. और फिर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को ऑब्वियसली वेलोसिटी V1 है, दैट इज से डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, V1 इंटू D. वही चीज है. तो ये आ गया P, A और D को लिखा है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लिखा है हमने V1 डेल्टा T. तो ये W कैसे आया, लिखा है, पता चला. सिंपली हम क्या करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर प्रेशर की डेफिनेशन से फोर्स की वैल्यू रखो. देन जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां पे वेलोसिटी की डेफिनेशन से वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी रख दो. देन तो ये जो गिवन है वो आ गया हमारा, कहां था, ये रहा. अब वापस दैट इज इक्वल्स टू P1 डेल्टा V. ओके, तो ये हो जाएगा P1 डेल्टा V. क्यों P1 डेल्टा V, क्योंकि ये क्या है, एरिया है, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, टाइम. तो एक्चुअली वेलोसिटी इंटू टाइम, इससे पहले ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट था. एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, राइट. मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लो, होता तो वॉल्यूम ही है. ओके, क्यों, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया ना, वॉल्यूम हो गया. तो वही बोल रहे हैं कि ये जो हमने लिखा दैट इज इक्वल्स टू P1 इंटू डेल्टा V. तो ये हमारा P1 था, समझ में आ रहा है ना, इतना ऐसा हो गया है. तो AD, तो ये बोल रहे हैं कि P1 इंटू इसकी जगह क्या लिख लिया, डेल्टा V. लेकिन ये V क्या है, वॉल्यूम है. यस, तो वेलोसिटी का V और कैपिटल डेल्टा V वॉल्यूम का V, उसमें ध्यान रखना, बड़ा V है वो वॉल्यूम का है और छोटा V है वो वेलोसिटी का है. बुक की बात कर रहा हूँ. ओके, नहीं तो तुम तो ऐसे अलग ही लिख सकते हो, वॉल्यूम के लिए V लिखो और वेलोसिटी के लिए ऐसे V करके ऐसे ऊपर कुछ कर दो. ओके, या V को ऐसे ही कुछ अलग तरीके से लिखो, ऐसे स्मॉल लेटर, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखो.
Done? पूरा शब्द लिख दो तो हाँ हाँ पूरा शब्द लिख हाँ तो भी चलेगा, बट टू सेव द टाइम डिनोटेशन के लिए। ओके, सिंस द सेम वॉल्यूम पासिस थ्रू बोथ द रीजन्स, अब वही चीज आ गई वापस कि जितना 1 लीटर पानी अंदर घुसा है तो बाहर भी 1 लीटर ही निकलने वाला है, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ओके, तो वर्क डन बाय द फ्लूइड एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे वर्क डन कितना रहेगा, तो भाई वहां पे P2 A2 D2 और P2 इंटू डेल्टा V2। ओके, तो डेल्टा V2 और डेल्टा V1 वो तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है, तो वो कट हो जाएगा वापस, और द वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज माइनस P2 डेल्टा V, सो द टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू W1 माइनस W2, पहला जो था दैट इज P1 इंटू डेल्टा V, फिर दूसरा जो था P2 इंटू डेल्टा V, P1 इंटू डेल्टा V माइनस P2 इंटू डेल्टा V करेंगे, डेल्टा V दोनों में सेम है, क्यों, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बाहर आएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, तो फिर डेल्टा V को कॉमन ले सकते हैं हम, डेल्टा V सेम ही है, ये हमारा मिल गया। पार्ट ऑफ दिस वर्क्स गोज इनटू चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, मतलब ये जो हमारा वर्क डन है W1 माइनस W2 का, ये कितने भी किलो जूल और जूल वाला वर्क डन है उसमें से थोड़ा यूज होगा किस चीज में, पार्ट ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी के चेंज के लिए। ओके, और थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के लिए यूज होगा, इसीलिए ऐसा समझो कि ये माउंटेन है। ओके, ये माउंटेन है और यहाँ पर तुम्हारा फ्लूइड पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है, या ऐसा समझो बारिश गिरी और डायरेक्टली फ्लूइड पार्टिकल ऐसे टॉप पर है। ओके, तो टॉप पर है, अभी तो मूव नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी इतनी बड़ी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास ग्राउंड लेवल से। अब क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा तो अब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, वही कंसेप्ट वापस आ जाएगा, तो वही चीज है। And part of goes into changing the gravitational potential energy. If the density of the fluid is rho and delta m is equals to this is the mass passing through the pipeline in delta t, then change in the gravitational potential energy delta u is equals to rho g delta v h2 minus h1. Okay, so क्या बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ओके, जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था याद है तो, फॉर्मूला था हमारा नहीं रे, वो तो काइनेटिक एनर्जी का है, mgh। सो पोटेंशियल एनर्जी इसको डिनोट किया है किससे, डेल्टा यू से, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे mg और h, तो ये जो m है, ओके, तो m मतलब क्या, रो इज इक्वल्स टू m बाई v, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू v, वॉल्यूम है, ओके, तो रो वॉल्यूम v g इंटू h, तो देखो ये आ गया रो v g, अरे कहाँ गया, रो v g और h, डन, आ गया। डेल्टा है, डेल्टा मतलब ये तो ये मैंने किसका लिखा है, u का लिखा है, ओके, लेकिन अब तो ये u1 है और वैसे u2 और फिर डेल्टा u, तो ये आ जाएगा। क्यों ये सब कॉमन क्यों निकला, क्योंकि रो जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी डेंसिटी चेंज होगी नहीं, क्यों, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, हमने पहले ही assumption लिया है। दूसरा जी भी चेंज नहीं होगी, क्यों, हम तो सेम हाइट पे ही कंसीडर कर रहे हैं। ओके, डेल्टा वी तो कांस्टेंट ही है, क्या कांस्टेंट है डेल्टा वी, अपना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो एंटर हो रहा है वही बाहर निकल रहा है, वो कांस्टेंट है, तो वो सबको कॉमन है तो कांस्टेंट ले लिया। अभी अगर H2 और H1 भी सेम होता तो दोनों साइड कट ही हो जाता, लेकिन वो सेम नहीं है, मतलब कि हाइट जो है वो एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, जैसे हमने अभी फिगर में देखा था। हाँ। ये हाइट कम है और ये हाइट ज्यादा है। ओके, सो H2 माइनस H1, द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का अब ये मत देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट 1 m1v1 और काइनेटिक एनर्जी एट 2, तो m2v2²। अब डिफरेंस ले लो, तो अब डिफरेंस लोगे तो यहाँ हाफ तो कॉमन, अब से m भी कॉमन है, इसको हम क्या लिख लेंगे m, तो मास तो चेंज हो नहीं रहा है, ओके, तो वो भी कॉमन हो जाएगा, तो मैं m ही लिख दे रहा हूँ। अब v2² माइनस v1², ये क्या है, वेलोसिटी है ना, भूल मत जाना, ये क्या है, वेलोसिटी है। ओके, अब m को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू डेल्टा v लिख सकता हूँ, वॉल्यूम m, ये रो इंटू v, ओके, तो रो इंटू डेल्टा v और v2² माइनस v1², आ गया देखो,
डन। बेसिक से ही आगे फॉर्मूला लेके आए हैं। वी कैन एम्प्लॉय द वर्क एनर्जी थियरम टू दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड दिस येट। तो वर्क एनर्जी थियरम जो हमने पढ़ा था उसको हम एम्प्लॉय करें। वर्क एनर्जी थियरम वही था क्या, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। ओके, दैट इज वर्क एनर्जी थियरम। सो P1 minus P2 into delta V, that will be equals to, okay, half rho delta V V2 square minus V1 square, kinetic energy प्लस and potential energy। पोटेंशियल। तो ये जो हमारा P1 minus P2 ये जो वर्क है, ओके, तो जितना वर्क किया उतनी ही एनर्जी कन्वर्ट होगी। ओके, तो वर्क चेंज इन वर्क डन वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया है, तो उसकी वैल्यू रख दो। ये साइड एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों का सम कर दो। सो वी नाउ डिवाइड ईच टर्म बाय द डेल्टा वी। तो डेल्टा वी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कट हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया। नाउ वी कैन रीअरेंज इट। तो रीअरेंज भी कर सकते हैं क्या, P1 ओके प्लस हाफ, ये सारी माइनस वाली टर्म जो है माइनस V1 स्क्वायर माइनस H1, ऐसा समझो, हाफ रो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, रो जी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो माइनस वाली टर्म है वो इक्वल टू के इस साइड आएगी तो प्लस हो जाएगी। ये P1 तो यहीं पे है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और ये भी माइनस है ये वाला, तो रो जी माइनस H1 था तो ये साइड आ गया रो जी प्लस H1, और ये वाला P2 वाला ये देखो माइनस P2 है तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस P2, और ये हाफ रो V2 स्क्वायर वो तो प्लस ही था, ये H2 वाला भी प्लस ही था, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया P1 प्लस P2 P1 प्लस रो जी H1 स्क्वायर, ओके, पूरा का पूरा फॉर्मूला P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H। डन। ओके, तो करना क्या है तुम्हें, करने के लिए तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है क्या कि हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर जो हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो एम की जगह हमने रो इंटू डेल्टा वी लिख दिया, वो डेल्टा वी तो यहाँ से कट हो जाने वाला है, तो हाफ रो डेल्टा वी कट हो गया और V1 स्क्वायर, और यहाँ पर दूसरा क्या है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं mgh को हम लिखेंगे रो को, वापस m को क्या लिखेंगे रो इंटू वी, तो रो इंटू डेल्टा वी तो वापस कट हो गया, और g और h समझ में आ रहा है, और दोनों साइड प्रेशर। मतलब ये इक्वेशन को याद रखने की मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। क्या ट्रिक है यहाँ पर कि पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh, ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला है। अब बर्नौलीज इक्वेशन लिखने के लिए सपोज ये साइड 1 वाला, तो m को मैं क्या लिख सकता हूँ रो इंटू वी, सो m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी है, ये वॉल्यूम है, डन। रो इज इक्वल्स टू m बाई वी, तो m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी होगा ना, ओके। अब मैं यहाँ पे वो उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्या है हाफ रो 1 इंटू वी कैपिटल V 1 और ये स्मॉल v1 का स्क्वायर, m की जगह सिर्फ मैंने ये पुट किया, समझ में आया। अब यहाँ पर भी m की जगह वही पुट किया, क्या रो इंटू कैपिटल V इंटू g इंटू h, और एक टर्म ऐड कर दी है दैट इज व्हाट प्रेशर P1, दैट्स इट, हो गया बर्नौलीज इक्वेशन। ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट के लिए इक्वल टू P2, फिर यहाँ पर से 1 है तो प्लस रो 2 कैपिटल V G H2 H1, ओके, प्लस वो ऊपर वाला हाफ रो 1 V2, ये रो 2 है, ओके, देन V2 का स्क्वायर, समझ में आया, ओके। अब हमने सारी टर्म को डेल्टा वी से डिवाइड किया था, तो एक्चुअली हमें पता है कि वी वाला तो आएगा ही नहीं, वॉल्यूम तो आएगा ही नहीं, ओके, तो ये सारा वॉल्यूम कट हो जाएगा। तो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन क्या है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1
इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। हमने रो1 रो2 लिखा है, लेकिन जैसे हमने बोला कि हमारा तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, तो रो1 रो2 नहीं होगा। लेकिन इस टर्म में रो नहीं है, तो इसीलिए रो कट नहीं होगा, नहीं तो रो कट हो सकता है। ओके, यही इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? मेन इक्वेशन क्या है हमारा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। ये हमारा मेन इक्वेशन है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? सारी टर्म को रो से डिवाइड कर दो, दोनों साइड। तो यहां से रो को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? P1 बाई रो प्लस यहाँ कट गए तो रो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा हाफ V1 स्क्वायर। यहाँ पर भी रो कट हो जाएगा, तो ये बचेगा GH1 इज इक्वल्स टू P2 बाई रो प्लस हाफ V2, ये स्मॉल V2 है, V2 स्क्वायर प्लस रो कट हो गया GH2। इसको भी, ये दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सारे G नहीं है, लेकिन इसके नीचे G आ गया। इसमें इसके नीचे G नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह G बोल रहा हूँ, रो है। डन? समझ में आ रहा है? दैट इज द बर्नौलीज इक्वेशन। समझ में आया? वही है। देन दैट्स इट। तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट 1 का जो भी था वो इक्वल टू आ गया पॉइंट 2 का। तो अगर हम बोलेंगे कि मेरा पाइप बहुत लंबा है, जैसे मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया था, ओके, मेरा पाइप जो है वो ऐसा कुछ है, ऐसे मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ, पहले ज्यादा एरिया फिर कम फिर वापस ज्यादा, तो ऐसा कुछ है। तो ये मेरा पॉइंट 1 है, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है, तो मैं बोलूंगा कि भाई P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 इज इक्वल्स टू P3 प्लस हाफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3। कोई पॉइंट 4 होगा तो इज इक्वल्स टू P4 प्लस, वैसे लिखते जाएंगे। कहने का मीनिंग क्या है कि जो टोटल सम है वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि ये जो एनर्जी और वर्क का जो सम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क डन तो हमने बोल दिया है। ओके, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V वो हमारा वर्क डन था। और एनर्जी जो हमने बोली कौन कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो 3 टर्म्स आर देयर। पहली वर्क वाली टर्म है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। वो सब जगह सबका सम जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द बर्नौलीज थ्योरम। अंडरस्टूड? तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कांस्टेंट। In other words, Bernoulli's relation may be stated as follows. Okay, so along a streamline, P kinetic energy per unit volume is equals to this, and potential energy per unit volume remains constant. मतलब अगर words में बोलना है, ये तो तुमने बोल दिया, words में बोलना है तो you can say like this: as we move along a streamline, steady, क्यों streamline? क्योंकि हमने पहले ही बोला है steady incompressible flow, fluid flow. ओके, स्टेडी और वापस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, दिस सम ऑफ, सबका सम ही कर रहे हैं हम, किस किस चीज का सम? दिस सम ऑफ द प्रेशर, पहला टर्म। ये जो हम लिखे हुए हैं उसी को वर्ड में बोल रहे हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ प्लस रो GH1। तो P1 मतलब प्रेशर, तो सम ऑफ प्रेशर कोमा काइनेटिक एनर्जी और से हाफ रो G V1 स्क्वायर। तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स अ कांस्टेंट। वर्डिंग में भी वही है कि भाई एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, द सम ऑफ प्रेशर, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। दैट्स इट। समझ में आया क्या? बोलो तो तुम अब एक बार। kinetic energy per unit volume plus the sum plus potential energy per unit volume will remain constant. That's it. Okay. Note that in applying the energy conservation principle, there is an assumption that no energy is lost due to friction. Yes, ये हमने assumption ले लिया है कि conservation of principle
एनर्जी कंजर्वेशन हम ले तो हम क्या बोल रहे हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन, मतलब कि अदरवाइज तो एनर्जी इन फ्रिक्शन में तो एनर्जी लॉस होगी। ओके, क्योंकि पाइप में से फ्लो होगा तो कोई फ्रिक्शन लेस पाइप थोड़ी होगा, फ्रिक्शन तो लगेगा ना। पाइप विल ऑफर रेजिस्टेंस। सपोज तुम ग्लास का पाइप लगा रहे हो, ओके, ग्लास मटेरियल का, कांच का, ओके, तो ग्लास का पाइपलाइन, जैसे कि तुम्हारी ब्यूरेट होती है, पीपेट होती है केमिस्ट्री की लैब में, ओके, तो वैसी पाइपलाइन है छोटी छोटी, और उतनी ही पाइपलाइन तुम्हारी सीमेंट की बनी हुई है, और दोनों में से पानी फ्लो हो रहा है, तो किस में से जल्दी, किसमें फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा होगी? कांच वाले में। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम लग रहा है, सामने फोर्स कम लग रहा है, इसलिए। ओके, हम गड्ढे वड्ढे वाले रोड पे गाड़ी चलाए और हम स्मूथ आरसीसी हाईवे पे चलाए, ओके, तो हाईवे पे ज्यादा स्पीड मिलेगी, भले ही फोर्स सेम लगाया, एक्सीलरेटर सेम लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी हाईवे पे ज्यादा स्पीड, यहाँ पर कम। क्यों? गड्ढे हैं, तो उछल उछल के जाएंगे। ओके, लाइक दैट। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है कि फ्रिक्शन को हमने निग्लेक्ट कर लिया है, ओके, बट इन फैक्ट व्हेन फ्लूइड फ्लो सम एनर्जी डज गेट लॉस ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। तो एक्चुअल केस में तो फ्रिक्शन में लॉस होना ही है। This arises due to the fact that in a fluid flow different layers of the fluid flow with different velocities, तो different layer fluid flow होगा with different velocities। मतलब ये फैक्ट है क्या? फ्लूइड के डिफरेंट लेयर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सपोज ऐसा समझो कि ये रिवर है, ये रिवर की डेप्थ है, मतलब ओके, ये रिवर की डेप्थ है, तो ये लेयर 1 है, फिर इसके लिए नीचे लेयर 2 है, इसके नीचे लेयर 3 है, इसके नीचे लेयर 4, इसके नीचे लेयर 5, इसके नीचे लेयर 6। तो डिफरेंट लेयर्स में रिवर फ्लो हो रही है। लेयर्स मतलब एक सरफेस, ऐसा समझो कि भाई ये जो है वो क्या है, ये रिवर है, ओके, तो ये लेयर 1 है, लेयर बोलो या लेवल बोलो, दोनों सेम ही है, ओके, तो ये लेयर 1, ओके, फिर ये दूसरा लेयर 2, ये तीसरा लेयर 3, वैसे ही डिफरेंट लेयर्स में फ्लो हो रही। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन से लेयर को लगेगा? लास्ट वाले पे। अगर मैं बोलूं कि ये पहला है और ये लास्ट है, तो लास्ट वाले को लगेगा या पहले को? फ्रिक्शन ये यहां से पास हो रहा है, अरे यार रुको, ये मेरी सरफेस है, ये रेड कलर की नीचे जो है, ये मेरी ऐसे फ्लोर है, तो फ्लोर पे से मैं पानी फेंक रहा हूँ, तो इतने लेयर का पानी जा रहा है, तो ये जो उसको मैं जूम किया और ऐसे तुम्हें दिखा रहा हूँ, तो ये फ्लोर है, उस पे से इतने लेयर का पानी फ्लो हो रहा है, ये 1 है और ये L है और ये 2 है, सपोज ये 1 है और ये 2 है, कहाँ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? 2 पे ऑब्वियसली, क्योंकि वो कांटेक्ट में है तो वही ज्यादा लगेगा ना। लेयर 1 तो लेयर 2 के कांटेक्ट में है, सपोज ये लेयर 1 है तो वो किसके कांटेक्ट में है? लेयर 2 के। तो लेयर 1 को फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? ये थोड़ी फ्रिक्शन ऑफर करेगा, ये फ्रिक्शन ऑफर करेगा। मैं जा रहा हूं, तो तू कहां जा रहा है? मैं आगे जा रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं आगे जाऊंगा। तो लेयर 2 लेयर 1 को फ्रिक्शन ऑफर करेगा, नॉट दिस। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लेयर 1 को कौन ऑफर करेगा? सबसे ज्यादा ये लेयर 1 है, ये 2 है, ये लेयर 3 है, लेयर 4 है, लेयर 5 है, लेयर 6 है, ये लेयर 7 है और ये है फ्लोर। तो लेयर 1 को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? ऑब्वियस लेयर 2। यस, क्या लेयर 1 को फ्लोर फ्रिक्शन ऑफर करेगा? करेगा, यस, हमेशा करेगा, बट कंपेयर टू द लेयर 2 इट इज नेग्लिजिबल। फ्रिक्शन तो हमेशा ही लगेगा, इसकी वजह से भी लगेगा क्योंकि हवा में थोड़ी है भाई, क्योंकि जो जमीन, ये फ्लोर है तो फ्लोर के ऊपर ये लेयर है, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर ये, इफेक्ट तो होगी लेकिन कम होगी, इफेक्ट तो होगी लेकिन कम होगी। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? लेयर 2। फिर सबसे कम फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? फ्लोर। फ्लोर को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? फ्लोर को सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन ऑफर करेगा? ये वाला 7,
फ्लोर को फ्रिक्शन कौन सबसे ज्यादा ऑफर, मैंने क्या बोला अभी कि लेयर 1 को फ्लोर फ्रिक्शन ऑफर करेगा लेकिन मिनिमम, सबसे पहली वाली मतलब ये या ये लास्ट कौन सी 7 हाँ, ऑब्वियस है, वो जो कांटेक्ट में सबसे पहले होगा वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा यार, वेरी सिंपल एज दैट। हमारे साथ सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करेंगे, जो सबसे नजदीक है, वो बाहर वाले रास्ते पे चलते थोड़ी झगड़ा करेंगे, लाइक दैट। ओके, सो दैट मीन्स झगड़ा हो रहा है मतलब वो अपने ही है। अच्छा चलो, सो these layers exerts frictional forces on, कहाँ गया, हाँ, these arises due to the fact that fluid flow in different layers, ये तो हमने यही समझाया। These layers exert frictional forces on each other resulting in a loss of energy, मतलब सारे के सारे layers एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लगा रहे हैं, मतलब लेयर 1 पे लेयर 2 लगा रहा है, लेयर 2 पे लेयर 1 भी लगा रहे हैं और लेयर 3 भी लगा रहे हैं, लेयर 3 पे 2 और 4 लगा रहे हैं, 4 पे 3 एंड 5 लगा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। मतलब मैं यहां से फेंक रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से और वहां पहुंचते पहुंचते तो 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कहां हो गई, टू ओवरकम दी फ्रिक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, यही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी। याद रखना ये एक नई प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम क्या है, विस्कोसिटी। डेफिनेशन बोलना हो तो क्या बोलेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड लेयर ओवर द अनदर फ्लूइड लेयर इन अ फ्लूइड फ्लो is known as the viscosity. So viscosity is the property of, viscosity is nothing but a property of the fluid. ये तो पहले फिक्स हो गया। So what is viscosity? So viscosity is the property of the fluid which is defined as the resistance offered by the one layer of the fluid over the another layer. That's it. बना दो। Okay? It is सिलेबस में नहीं क्या नहीं, बर्नौली के आगे किसने बोला नहीं, तो बुक में है मतलब सिलेबस में है, विस्कोसिटी, ये सरफेस टेंशन कुछ नहीं करना है, तो इसीलिए तो तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया इतना फास्ट। अरे आप तो इसके आगे करवाए ही नहीं, ना नहीं करना। ये नोटबुक बर्नौली के आकाश सीधा प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, तो फिर वो सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, लेमिनार, रेनॉल्ड्स नंबर, कुछ नहीं करवाया। तो फिर कैसे होगा भाई 12th में, जेडबल नीट में तो आएगा हाँ सब कुछ। वही तो आपने रेनॉल्ड बोला था ना, ये कहाँ है, मैंने अभी तक तो एग्जाम है तो देख मैंने देख ही लिया, तो अभी तक जितना रैम में आया उतना देखा, उतना रेनॉल्ड में तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को। तो भाई अब तो क्या करेंगे, चलो इतना रेनॉल्ड्स तो कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज व्हाट विस्कोसिटी एंड इज डिस्कस्ड मोर इन द लेटर सेक्शन। लेटर सेक्शन मतलब यही चैप्टर में मोर डिटेल्ड में करेंगे, वो तो तुम बोल रहे होगे अभी किया नहीं है। ओके, जैसे डेंसिटी होती है तो डेंसिटी कैसे विद द टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़े तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बढ़ेगा या कम होगा, वही रहेगा, नहीं चेंज होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, हाँ कम होगा, ऐसे ही बोल दिया। सो है तो करेक्ट क्या, टेम्परेचर याद रखना, ये सब कंसेप्ट के बेस पे ही एमसीक्यू आएंगे और हमें वही नहीं पता हो तो एमसीक्यू कर नहीं पाएंगे। इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस या हमें बर्नौलीज या कंटिन्यूटी याद रहे ना रहे उससे हमें एमसीक्यू नहीं आएगा, मतलब वो थियरी है, डेरिवेशन है, कंसेप्ट है कि भाई जितना इनपुट उतना आउटपुट, यही कंसेप्ट है, फिर तो इक्वेशन डेरिवेशन वो सब है। वैसे ही डेंसिटी डिक्रीज होगी व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, कैसे, जैसे बलून वाला मैंने ये पहले ही यही 11th में ही बताया, बलून है, बलून के अंदर एयर भरी हुई है, जैसे ही उसको हम गर्म करेंगे धीरे धीरे या फिर सनलाइट मिलेगी तो एयर क्या होगी, एक्सपांड होगी, और एयर एक्सपांड होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और उसकी डेंसिटी कम हो रही है इसलिए वो बलून ऊपर जाता है जब गर्म लगे तब। जैसे वो कैसे वो क्या संक्रांति पे नहीं जाने देते हम फायर बलून,
ओके, ऐसे हवा में, तो वो जो एग्जॉस्ट गैस है उससे वो भर जाता है बलून। ओके, और वो हॉट होते हैं तो डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम मतलब वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही चैप्टर में और इसके पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा था क्या, नहीं इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था, नहीं पहले वाले चैप्टर में नहीं, 7 और लास्ट चैप्टर में देखा था, वो वाली बुक के, हाँ ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पार्ट 1 के ग्रेविटेशन में देखा था हमने कि क्यों हमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ओके, और हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है और CO2 SO2 NO2 कम है। वैसे तो वो उनकी क्वांटिटी तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाती है। ओके, मतलब ऑक्सीजन तो हमारे एयर में है भाई, मतलब 21% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 79% ऑक्सीजन, ऐसा हम बोलते हैं। नाइट्रोजन यार, नाइट्रोजन ज्यादा है 78-79 और ऑक्सीजन है 21 to 20%, और जो बाकी का प्लस माइनस थोड़ा 1% के अंदर बाकी सारे गैसेस हैं। तो हम बोल रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था ये वो चैप्टर में कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो SO2 CO2 NO2 वो सब हमारे अंदर क्यों नहीं चला जाता, क्यों? क्योंकि उनकी डेंसिटी कम है, और उनकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर है, और ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे के लेवल पे है, सरफेस के नजदीक है। बताया था ना? तो दैट इज द डेंसिटी कंसेप्ट। वैसे ही ये जो बोल रहे हैं ना कि वी विल डिस्कस लेटर इन द सेक्शन विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का भी वैसा है, एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी डिक्रीज। तो विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। याद रख लेना, विस्कोसिटी डिक्रीज मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस, तो विस्कोसिटी सपोज म्यू, ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ऐसा मैंने बोल दिया, ये तो मैंने बोल दिया, तुम्हें याद रख लो। ओके, लिख लो। अब मैं बोल रहा हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज तो विस्कोसिटी डिक्रीज, तो विस्कोसिटी डिक्रीज मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा। वो तो रेजिस्टेंस लग रहा है वही है ना, रेजिस्टेंस लग रहा है वही फ्रिक्शन है, वही फ्रिक्शन है और वही विस्कोसिटी। वही कम है तो ज्यादा ही लगेगा ना। सुनो, विस्कोसिटी है वही रेजिस्टेंस है, हाँ। और वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है। हाँ। ओके, वही कम हो। तो ये कम हो रही है तो फ्रिक्शन भी कम होगा ना। हाँ, तो वही तो तुम ज्यादा बोल रहे हो। ओके, तो वही मैं बता रहा हूँ, बोल रहे हैं वही फ्रिक्शन है, फिर वही वही तो कम होगा। देखो सब कुछ एक ही है, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मैं क्या बोलूं, वो कम नहीं होगा। तुम ज्यादा बोल रही थी तुम। अच्छा चलो, समझ में आ गया ना। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, मतलब रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो क्या होगा, कम होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, फ्रिक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। तो इसीलिए सपोज कैस्टर ऑयल है, दिवेल, तो उसकी विस्कोसिटी कितनी ज्यादा होती है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मतलब तुम यहाँ से वाटर डालो और यहाँ से तुम कैस्टर ऑयल डालो तो कौन वो दीवार के पास जल्दी पहुंच जाएगा, वाटर। क्यों, फ्लोर तो सेम है, पर विस्कोसिटी दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू दी अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। तो जो कैस्टर ऑयल के जो फ्लूइड लेयर्स है वो एक दूसरे को ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, और वाटर वाले कम प्रोवाइड करते हैं इसलिए वो ज्यादा दूर तक चले गए। समझ में आया? तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होगी या पेट्रोल की, पेट्रोल ना, हनी की ज्यादा होगी। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस, ऐसा याद रखो। तो हनी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फ्लो ही करवाना है हमें, पेट्रोल फेंको और हनी फेंको। ओके, तो क्या ज्यादा होगा कम होगा, तो ये सब चीजें आगे आएगी इन डिटेल लेटर सेक्शन, पर तुम ना बोल रहे हो, ठीक है। दे लॉस्ट। हाँ, मैं एक दिन की छुट्टी में तू सही बता, इसका कराया कि नहीं कराया? नहीं कराया, मैंने हाँ, नोट्स लिखी है, मैं उस दिन एब्सेंट मैं भी नहीं थी। ठीक है, तो फिर हम भी फिर जितना तुम्हें कराया है उतना ही करके आगे बढ़ते हैं, फिर वापस हम डिस्कस कर लेंगे, सो दैट हमारा कंटेक्स्ट भी तुम्हें एटलीस्ट एग्जाम तो दे दो। इतना ही कराया, नहीं तो फिर तुम बोलना ना कि पढ़ाया नहीं है तो क्यों पूछा। हाँ, फिर तो वो तो मेरे बोलने का चांस मिल गया।
हाँ चलो सो कहाँ गए हम. Thus Bernoulli's equation ideally applies to the fluid with zero viscosity और नॉन विस्कस फ्लूइड. देखो बर्नौलीज इक्वेशन किसको लगता है आइडियली, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो और से नॉन विस्कस फ्लूइड. नॉन विस्कस मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, तुम फेंका और वो जाते ही जा रहा है जाते ही जा रहा है. तो ये तो आइडियल सिचुएशन हो गई, ऐसा तो कोई फ्लूइड होगा नहीं. ओके तो वो तो आइडियल सिचुएशन हो गई. Another restriction on application of Bernoulli's theorem is that the fluid must be incompressible. देखो जितने भी assumption लिए हैं ना वो सारे यहाँ पे आएंगे, वो सारे रिस्ट्रिक्शन है. एक assumption हमने स्टेडी का लिया था, दूसरा assumption हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का लिया था. तो बोल रहे हैं कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिया as the elastic energy of the fluid is also not taken into the consideration. मतलब कि सॉलिड तो हम बोल रहे हैं कि कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल है, बट लिक्विड हम कंप्लीटली 100% इनकम्प्रेसिबल है ऐसा नहीं बोल सकते. ओके सपोज सॉलिड 100% इनकम्प्रेसिबल है तो लिक्विड 99.99% इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन 0.01% तो वो भी कंप्रेसिबल है. वाटर को भी कंप्रेस किया जाता है, कर सकते हैं वाटर को भी, बट बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए. कितने परसेंट चांसेस है, सिर्फ इतने 0.01% चांस है. 0.01 कितना कम है, मतलब सोचो, नॉट इवन 1%, नॉट इवन आधा परसेंट, 0.5 भी नहीं है, 0.01 मतलब 1% का भी 100वां फ्रैक्शन है. समझ में आ रहा है. ओके तो इतना कम चांसेस है लिक्विड का कंप्रेस होने का, लेकिन चांस तो है ना. सॉलिड जैसा नहीं है कि है ही नहीं चांस, 0% चांस. समझ में आ रहा है. तो वो भी एक हमारा रिस्ट्रिक्शन है, इलास्टिक प्रॉपर्टी of the fluid. And then in practice it has a large number of useful applications and can help explain wide variety of phenomenon for low viscosity incompressible fluid. तो इसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे मशीन्स भी है और बहुत सारे इक्वेशन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी डिजाइन किए जाते हैं. ओके तुम अगर इंजीनियरिंग लेते हो तो मतलब जो मैथ्स ग्रुप है, ओके तो अगर इंजीनियरिंग लेते हो तो ये बर्नौलीज इक्वेशन और वो उसके प्रैक्टिकल्स हमें करने होते हैं. मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर तुम्हें पाइपलाइन ऐसी ग्लास वाली पाइपलाइन दिखाई जाएगी, देखो अंदर से ये पानी जा रहा है, देखो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इतनी है, वहाँ पे सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी है, वहाँ पे मेजर करो कितनी है, इतनी है, लाइक दैट. ओके तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा वेलोसिटी इंक्रीज हुई मतलब एरिया डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हुई मतलब एरिया इंक्रीज हो गया, लाइक दैट. वो तुम कंटिन्यूटी बर्नौली सब एक जगह लगा सकते हो. देन तो बोल क्या रहे हैं कि लो विस्कोसिटी और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए वो बेस्ट सूटेबल है. क्यों? क्योंकि हमने बोला है, हमने क्या लिया था, स्टेडी फ्लो लिया था और इनकम्प्रेसिबल लिया था. ओके और हमने बोला कि जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो वो तो एकदम आइडियल हो गया. तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि लो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड and does not hold for non-steady and turbulent flow. Bernoulli's equation is not satisfied by the unsteady, मतलब unsteady flow है, turbulent flow है, तो उसके लिए Bernoulli's equation applicable नहीं है. Okay. Because in that situations velocity and pressure are constantly fluctuating in time. मतलब कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी एंड प्रेशर क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे. फ्लक्चुएटिंग मतलब वेरी करेंगे, चेंज होते जाएंगे, इसलिए उनके लिए वैलिड नहीं है. When a fluid is at rest, ले अब तो मूवमेंट की बात ही नहीं कर रहे हम, रेस्ट की बात कर रहे हैं. ओके सो इट्स वेलोसिटी इज जीरो एवरीवेयर. तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकेंड टर्म है हाफ रो v1 स्क्वायर, उसमें v1 क्या हो गया, जीरो. ओके तो v1 जीरो हो गया तो पूरा टर्म ही जीरो हो गया. सो p1 प्लस रो जी h1 ही आया और वो साइड p2 प्लस रो जी h2. तो हम p1 माइनस p2 इज इक्वल टू रो जी h2 माइनस h1 ऐसा लिख सकते हैं. अंडरस्टूड. तो ये था पूरा हमारा बर्नौलीज थ्योरम. तुम्हें ये चैप्टर में इतना ही करवाया है. स्पीड ऑफ इफ्लुएक्स, टॉर्सिलीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है. देन ये इंपॉर्टेंट है टॉर्सिलीज लॉ. डायनेमिक लिफ्ट इंपॉर्टेंट है. देन विस्कोसिटी देखो डिटेल्ड में आया है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पे आया है विस्कोसिटी. जो बोले ना कि वी विल डिस्कस इन डिटेल, तो ये रहा डिस्कस इन डिटेल. ओके ये पूरा ये नंबर है ईटा नंबर भी आ गया है. ओके स्ट्रेन रेट
तो ये सब तो मतलब हमें करना ही पड़ेगा 11th-12th में, मतलब JEE नीट में तो वो आएगा ही आएगा। स्टोक्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस टेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस एनर्जी वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन। देन कैपिलरीज भी बाकी होगा ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, देन ड्रॉप्स एंड बबल्स, कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल। ओके, आधा चैप्टर बाकी है, इट्स नॉट, बहुत कम है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीट विदाउट ऑल दिस, फ्लूइड मैकेनिक्स इज नॉट कंप्लीट विदाउट ऑल दिस टॉपिक। हम ये ऊपर ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, हम एक्चुअली ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ सब्जेक्ट एंड यू आर लर्निंग एज अ चैप्टर। ओके, तो हम ये ऊपर से ही पढ़ रहे हैं, ऊपर से में से भी हम निकाल ले रहे हैं। ओके, सो व्हाटएवर, बट वी विल डिस्कस लाइक दैट ओनली, पर्टिकुलरली फॉर से 2 days, टुमारो भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे, सो दैट तुम्हारे एग्जाम में हेल्पफुल रहे। सो कल अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है ना, थर्मल प्रॉपर्टी। ये तो इसमें नहीं होगा, उसमें तो केस बेस आएगा, ब्लूप्रिंट में मैंने दिए ना, तो थर्मल प्रॉपर्टी, वैसे केस बेस ही आएगा। तो कल क्या करना है वो बताओ। थर्मोडायनेमिक्स इसका या केमिस्ट्री का? इसका, इसका तो, उसका तो हो गया ना हमारा, हाँ उसका तो हो गया, उसका तो हो गया ना हमारा थर्मोडायनेमिक्स। हमारे तो फिजिक्स का है ना, तो फिजिक्स का। ओके, तो उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक करवाए। हाँ मतलब पढ़ाती पर पूरा टिक करवा देते कि ये आएगा, सो ये तुम मुझे आएगा। बता, मतलब कल तुम जैसे आज बोले वैसे ही बता देना, तो हम उतना डिस्कस कर लेंगे फॉर 1 day। आपको ब्लूप्रिंट भी भेज दूंगा। हाँ वो भेज देना, सो हम दैट, अबे करवाई थी क्लास में, वे वो सारे टॉपिक थे करवा दो, भी नहीं लेते आपको भेजता हूँ। ओके, वो मुझे भेजो एंड वी विल डिस्कस दैट मच फॉर 1 day एंड देन वी विल डिस्कस फुल चैप्टर, वी विल डिस्कस। ओके, बाद में ये सब करना तो पड़ेगा ना। ओके, बट मे बी तुम्हारी एग्जाम के बाद करेंगे। ओके, अभी भी आपको ये टॉपिक समझ सकते हैं। बस अभी आज इतना रखते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी मुझे लानी पड़ेगी 35। ये नए चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी